स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग अभ्यास पुस्तक का अभ्यास कर रहे थे। तो आज का जो हमारा अभ्यास है वो है विलोम शब्द का। विलोम शब्द का अभ्यास सेट हम करने वाले हैं। यह पुस्तक आप सभी लोगों के पास होगी, जिनके पास नहीं है तो वो लोग इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। ये पुस्तक आप हमारे ऑफिस से भी मंगा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आप जाएंगे पाठ्य पुस्तक और यहाँ पर ये बुक आपको दिख जाएगी। तो यहाँ जाके आप इस बुक को देख सकते हैं, या आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी इस बुक को मंगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला सेट हमारा है अभ्यास प्रश्न सेट पहला। तो विलोम शब्द का पहला प्रश्न हमारे सामने है, हम देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देती हूँ कि हमारे छात्र पिछली बार मैंने आपको समास में जो समास का पहला सेट कराया था, तो उसमें एक शब्द था जनतंत्र। तो मैंने आपके कमेंट्स देखे थे, तो उसमें कुछ छात्रों ने कहा कि मैम जनतंत्र में संबंध कारक होगा, और मैंने आपको जो पढ़ाया है उस समय मैंने आपको शायद संप्रदान कारक पढ़ाया है। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं। जनतंत्र जो शब्द है, तो देखो ध्यान दो, हम जब तत्पुरुष, हमें ये तो पता है कि जनतंत्र के अंदर अगर हमसे समास पूछा जाए तो इसके अंदर तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। लेकिन तत्पुरुष समास में भी भेद होते हैं, और वो भेद हमारे उसके कारक चिन्ह के आधार पर निकाले जाते हैं। और कारक चिन्ह के आधार पर कैसे? जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तब। तो देखो, जनतंत्र का समास विग्रह कितने तरीके से हो सकता है। जनता का तंत्र, जनता का तंत्र, ठीक है, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा तंत्र, या जनता के लिए तंत्र, जनता के लिए तंत्र। ठीक है, तो मैंने आपको क्लास में बता दिया था जब उस समय कि जनता के लिए तंत्र हो जाता है तो इसके तीनों ही अर्थ निकलते हैं। जनतंत्र मतलब एक तरह से लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र का दूसरा नाम है। तो जब हम देखते हैं कि जनतंत्र क्या होता है यानी लोकतंत्र क्या होता है, तो उसकी परिभाषा आती है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? जनतंत्र कहलाता है। तो इसमें तीनों ही शब्द आ गए, और अब तीनों शब्द आ गए तो जब हम समास देखते हैं तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब छात्र ने कमेंट किया था तो मैंने इसको वापस देखा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम तंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है उतना क्लियर। लेकिन अगर हम इस तंत्र का अर्थ रखें, अर्थ क्या है? शासन। तंत्र का मतलब क्या हो गया? शासन हो गया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर शासन शब्द को रखकर देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद रखना है। हम कहते हैं जनता के लिए शासन, या जनता के द्वारा शासन, या जनता का शासन। तो जब हम इसे जनता का शासन कहते हैं तो हमारे जनता के द्वारा और जनता के लिए ये दोनों ही उसमें निहित हो जाता है। तो फिर हम यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हम समास के दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तब हम इसको जनता का तंत्र ही कहेंगे, और जब जनता का तंत्र हम कहेंगे तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास का क्या आ जाएगा? संबंध तत्पुरुष आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो किताब में शायद उत्तर है वो संबंध तत्पुरुष ही दिया हुआ है, और मैंने शायद जब आपको बताया था तो मैंने आपको संप्रदान बता दिया था। तो अब आप इसको सुधार लेना। ठीक है, तो इसमें जब भी अगर हमसे पूछा जाएगा तो संबंध तत्पुरुष इसका होगा, और जनतंत्र मतलब जनता का तंत्र यानी जनता का शासन। अब जनता के शासन में ही हम वरीयता जब देते हैं तो वो जनता का शासन कहते हैं लोकतंत्र को। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था तो मैंने आपको वो समझा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं विलोम शब्द, और विलोम शब्द का पहला प्रश्न हमारे सामने है। विलोम शब्द का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, प्रस्थान का विलोम क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है गमन, ऑप्शन दिया है स्थान, ऑप्शन दिया है आगमन, ऑप्शन दिया है प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे हमें पता है प्रस्थान का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी आपको विलोम निकालना है ना, विलोम निकालने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका होता है विलोम शब्द का अर्थ जान लेना। जब हम इसका अर्थ जान लेते हैं ना तो हमें पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
प्रस्थान का मतलब हो गया चले जाना, ठीक है। अब चले जाना का विलोम, अब आप देख लो चले जाना का मतलब क्या हो जाएगा, आ जाना। तो इन चारों में से आ जाना का अर्थ क्या, किस शब्द के अंदर आ रहा है, तो हमें मिल गया कि इन चारों में से आ जाना का आ जाना जो है वो क्या है, आगमन है। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। गमन का मतलब फिर चले जाना होता है, तो यानी प्रस्थान का पर्यायवाची गमन हो गया, लेकिन ये पूछ रहा है विलोम, तो क्या हो गया इसका, आगमन हो गया। और स्थान तो आपको पता ही है, जगह को कहते हैं, और प्रतिस्थापन कहते हैं किसी चीज को एक जगह स्थित करना, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, तो उत्तर हमें मिल गया ग। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बंधन शब्द का उचित विलोम कौन सा होगा। अब बंधन शब्द का उचित विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है हमारा कैद, ऑप्शन दिया है स्वतंत्र, ऑप्शन दिया है मुक्ति, ऑप्शन दिया है बंदी। अब देखते हैं बंधन का मतलब क्या होता है, जो एक तरह से कैद में हो। तो बंधन और कैद तो क्या हो गए, दोनों का एक ही अर्थ हो गया, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, तो ये कट जाएगा, मतलब ये नहीं हुआ। फिर स्वतंत्र, तो बंधन का मतलब है जो, मतलब क्या है, एक बंधन यानी गुलाम एक तरह से, ठीक है। और स्वतंत्र मतलब जो आज़ाद है, तो आप कहेंगे कि मैम स्वतंत्र हो सकता है। फिर यहाँ पर देखेंगे बंदी, बंदी का मतलब क्या होता है, बंदी का मतलब होता है जो बंधन में हो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पे दिया है मुक्ति, मुक्ति का मतलब आज़ाद, जिसे कोई बंधन ना हो। तो अब ध्यान देना कि मुक्ति और स्वतंत्र इन दोनों में से हमें चुनना है सही शब्द, कि बंधन का सही शब्द हमारा क्या होगा। अगर मुक्ति ऑप्शन में ना होता तो हम बंधन का विलोम स्वतंत्र लगा देते, क्योंकि स्वतंत्र का मतलब है आज़ाद, ठीक है। और बंधन और ये जो मुक्ति शब्द है, तो मुक्ति जैसे हम कहते हैं बंधन, तो किसी चीज में एक तरह की ये संज्ञा की अवस्था आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों में से जो उचित हमें चुनना है, तो वो आएगा मुक्ति शब्द, स्वतंत्र शब्द नहीं रहेगा जब दोनों आ जाते हैं। अगर मुक्ति ऑप्शन में नहीं होता तो स्वतंत्र लगाते, पर पहले आप लगाएंगे इसमें मुक्ति, क्योंकि बंधन, अब ये कैसे, अब इसको आप कहेंगे कि मैम है तो दोनों का एक ही मतलब, पर हमको वो आधार बताओ। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये है भाषा, ठीक है। तो भाषा में अब स्वतंत्र शब्द जो है वो हमारा संस्कृत भाषा का है, लेकिन जो बंधन और मुक्ति जो शब्द हैं ये हमारे हिंदी भाषा की तरफ आते हैं बदलते हुए। तो फिर आपको जब भी विलोम चुनना होता है वो सजातीय चुनना होता है, तो इसीलिए बंधन का विलोम मुक्ति हम लगाएंगे पहले, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नंबर 3। नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है बाह्य का विलोम बताना है। ऑप्शन दिया है अंदर, ऑप्शन दिया है आभ्यंतर, ऑप्शन दिया है बाहर, ऑप्शन दिया है भयांतर, ठीक है। तो बाहर, अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि शब्द का अर्थ अगर आप जान लेते हैं तो आपको उसका विलोम चुनना आसान हो जाता है। बाह्य का अर्थ होता है बाहर का, जो कहाँ का है, बाहर का, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो बाहर का इसका विलोम क्या होगा फिर, अंदर का या अंदरूनी। तो इनमें वो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ ये होगा, तो अंदर शब्द दिया है लेकिन का नहीं आ रहा है। पर जब हम देखें अभ्यंतर, तो अभ्यंतर का मतलब होता है अंदरूनी, जो अंदर का हो। ये इसका ज्यादा सटीक अर्थ दे रहा है बजाय इसके, तो ये कट जाएगा। अब बाहर और अभ्यंतर ये इसका विलोम नहीं है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, अभ्यंतर हो गया, जिसका अर्थ होता है अंदर का यानी अंदरूनी। तो इस तरह से इसका उत्तर हुआ। आगे देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 प्रश्न हमारा कहता है कि बर्बर का विलोम बताना है। शब्द है बर्बर। बर्बर का मतलब वो क्या होता है, जो जिसके अंदर कोई सभ्यता ना हो, जिसके अंदर कोई नियम कानून कायदे या कुछ है नहीं, मतलब एकदम ऊट पटांग सा जो होता है, ठीक है, उसे बर्बर कहेंगे। अब ऑप्शन दिया है उर्वर, ऑप्शन दिया है अबर्बर, ऑप्शन दिया है सभ्य, ऑप्शन दिया है सीधा। तो हमें पता है उर्वर का मतलब तो उपजाऊ होता है, तो ये कट जाएगा। अबर्बर कोई शब्द नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर शब्द में आप उपसर्ग लगा के उसका विलोम बनाएं, ठीक है ना। तो अबर्बर नहीं होगा। अब आ गया सभ्य और सीधा। जब हमें इसका अर्थ पता है कि बर्बर का मतलब होता है जिसमें कोई सभ्यता ना हो, कोई ढंग ना हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यानी जिसमें सभ्यता हो, जिसमें कोई ढंग हो, तो ये किसको कहा जाएगा, सभ्य को कहा जाएगा। जो सभ्य व्यक्ति होता है, जिसके नियम कायदे कानून होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया, ग हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5।
बहिरंग का विलोम बताइए, ये कह रहा है बहिरंग शब्द का विलोम बताना है। बहिरंग का अर्थ फिर से देख लो, बाहर का, ठीक है। बहिरंग का अर्थ क्या हो गया, बाहर का। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंदर का। तो जिस शब्द का अर्थ अंदर का हो वो आप चुनिए। तो यहाँ दिया है सर्वांग या अंतरंग या चतुरंग या अभ्यंग। तो देखो यहाँ पे दिया है अंतरंग का अर्थ ही होता है अंदर का, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। सर्वांग का मतलब हो गया चारों दिशाओं में या सभी प्रकार का, ठीक है। सर्वांग का मतलब क्या हुआ, सभी प्रकार का, तो ये नहीं होगा इसका विलोम। फिर चतुरंग दिया है चारों दिशाओं का, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। तो अभ्यंग, ये अभ्यंग कोई शब्द नहीं है, वर्तनी गलत है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला गया इसका उत्तर क्या हो गया, अंतरंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 6, भ्रांत का विलोम है। भ्रांत शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। भ्रांत मतलब भ्रम में पड़ा हुआ। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो भ्रम में नहीं पड़ा हुआ होगा। अब देखते हैं, शब्द दिया है निर्भ्रांत, शब्द दिया है विश्रांत, शब्द दिया है दुखांत, शब्द दिया है शांत। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो शब्द है हमें क्या चाहिए, जो भ्रम में नहीं पड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है निर्भ्रांत का अर्थ हो जाएगा जो भ्रम में ना पड़ा हो, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ गया, क आ गया। अब जैसे शब्द दिया है दुखांत, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा सुखांत। दुखांत का मतलब है जिसका अंत दुख पर हो, ठीक है, उसको दुखांत कहते हैं। और इसका विलोम हो जाएगा सुखांत, जिसका अंत सुख पर हो। शांत का विलोम क्या हो जाएगा, जैसे अब दिया है तो शांत का हो जाएगा अशांत, जो शांत ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम शब्दों के बारे में पता कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द बनाना है। विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है, विलोम होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल या ये ध्रुव नहीं ध्रुवगोल लिखा है, ठीक है, और खगोल। तो देखो ध्रुवगोल क्या है, वर्तनी गलत है, तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, तो कट गया, ठीक। अब ये कह रहा है भूगोल। तो भूगोल ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के बारे में हम जानकारी पढ़ते हैं, तो उसे हम भूगोल कहते हैं। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी का उल्टा अगर देखेंगे तो हम आकाश या अंतरिक्ष की बात होगी। तो यानी जिस शास्त्र के अंदर हम आकाश यानी अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इसका विलोम होगा। तो आप कहेंगे कि मैम फिर अंतरिक्ष होना चाहिए, तो अंतरिक्ष नहीं होता, हमें वो शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष नहीं होगा, अंतरिक्ष तो उस जगह की नाम है। तो यहाँ पर हमारा वो शास्त्र क्या होता है, खगोल होता है। खगोल का मतलब होता है जिसमें हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो इतिहास, जो हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो ये नहीं होगा इसका विलोम। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा क्या हो गया, ख हो गया इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है भाव। 8वां प्रश्न है, और भाव का विलोम बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है अभाव होगा, विभाव होगा, भावहीन होगा, अनुभाव होगा। तो देखो भाव का मतलब होता है एक तरह से मूल्य का होना, ठीक, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, मूल्य का न होना, यानी अभाव होना, कमी होना। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कमी होना किस शब्द का अर्थ है, तो वो अर्थ है अभाव का। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक। अब भावहीन का मतलब हो गया जिसमें कोई भाव यानी फीलिंग्स ना हो, ठीक है, भावनाएं ना हो, उसे भावहीन कहते हैं, तो ये नहीं होगा। अनुभाव ये हमारे रस का हिस्सा है, अनुभाव और विभाव ये रस का हिस्सा होता है जो हम पढ़ते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, भाव का विलोम। आगे दिया हुआ है भोगी। भोगी का विलोम बताना है। तो भोगी का विलोम क्या होगा, अभागा, भाग्यवान, योगी या कष्टप्रद। हमको पता है भोगी का मतलब है भोगने वाला, जो इस संसार के जो सुख संपदा है उसका भोग करता है, वो भोगी कहलाता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो इस सांसारिक जीवन में सुख संपदाओं का भोग नहीं करता, अर्थात योगी कहलाता है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो गया, योगी हो गया, ठीक। अभागा का मतलब हो जाता है जिसका भाग्य नहीं, कहते हैं ना जिसका भाग्य बेकार हो उसे कहते हैं अभागा, ठीक है। भाग्यवान जिसका भाग्य तेज हो उसे कहते हैं कष्टप्रद, कष्ट प्रदान करने वाला। तो ये इनमें से कोई सा भी हमारा भोगी का विलोम नहीं होता, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 कहता है भौतिक। भौतिक का विलोम बताना है। ऑप्शन दिया है धार्मिक, ऑप्शन दिया है आध्यात्मिक, ऑप्शन दिया है शारीरिक, ऑप्शन दिया है मानसिक। तो यहाँ पर भौतिक का विलोम बताना है। तो भौतिक का मतलब होता है जो इस सांसारिक जीवन से संबंधित हो। ठीक है, भौतिक का क्या अर्थ हो गया? जो सांसारिक जीवन से संबंधित हो। और इसका विलोम क्या होगा फिर? कि जो इस सांसारिक जीवन से संबंध न रखता हो। फिर किससे उसका संबंध हो? तो अध्यात्म से। जिसका संबंध अध्यात्म से हो तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक इसका विलोम हो गया। अब मान लो आ गया है धार्मिक का, अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो अधार्मिक हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक का विलोम क्या हो गया? अधार्मिक हो गया। तो इस तरह से धार्मिक का विलोम अधार्मिक। ठीक है, तो उसके बाद मान लो जैसे मानसिक आ गया तो अमानसिक कर सकते हैं हम इसका विलोम। तो ये आ गया हमारा, हमें पता चल जाता है भौतिक का विलोम हो गया हमारा आध्यात्मिक, यानी जो अध्यात्म से संबंधित हो। इसके बाद अगला आता है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण कह रहा है, मतलब आपको बताना है कि जो एक विलोम युग्म है वो त्रुटिपूर्ण है। अब यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया है आपके सामने। ऑप्शन दिया है क्षर, अक्षर। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर समास और व्यास। तो देखो, क्षर का विलोम अक्षर होता है, समास का विलोम व्यास होता है। फिर आगे कह रहा है, अगला पॉइंट दिया है हमारा यहाँ पर कि स्वल्प का विलोम चिरायु, स्वल्पायु का विलोम चिरायु दिया है, और फिर आहार का विलोम विहार दिया है। तो देखो, स्वल्पायु का मतलब जिसकी कम आयु हो, और चिरायु का मतलब जिसकी अधिक आयु हो। तो ये भी हमारा सही हो गया। अब यहाँ दिया है आहार। आहार का मतलब होता है भोजन, और विहार का मतलब होता है घूमना। तो यहाँ पर यही हमारा वो पॉइंट है जिसमें विलोम का युग्म गलत है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ये कह रहा है त्रुटिपूर्ण विलोम युग्म बताना है। ऑप्शन दिया है आमिस सामिस, ऑप्शन दिया है आधार आधे, ऑप्शन दिया है विनत उद्दत, और ऑप्शन दिया है विपत्ति और संपत्ति। तो देखो, विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। ठीक, ये सही है। विनत का विलोम उद्दत होता है। विनत मतलब शांत स्वभाव वाला, उद्यत मतलब अशांत स्वभाव वाला, जो उद्दंड होता है। ठीक है, तो दोनों विलोम है इसके। आधार का आधे विलोम होता है, यानी आधार जिसका कोई आधार हो और जिसका कोई आधार ना हो। अब यहाँ दिया है आमिस का सामिस। तो आमिस और सामिस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यही हो गई गलती, क्योंकि वो पूछ रहा है कि विलोम का जो युग्म है उसमें गलती बतानी है कि किस युग्म में गलती है। तो आमिस और सामिस का विलोम अगर होगा तो वो होगा निरामिस। ठीक है, क्या होगा? निरामिष। आमिस या सामिस का अर्थ होता है मांस खाने वाला। ठीक, और निरामिस का मतलब हो गया मांस नहीं खाने वाला। ये किस शब्द से बना है? ये बना है अमिस से। अमिस का अर्थ होता है मांस। ठीक है, तो आमिस बन गया तो यानी मांस खाने वाला, सामिस हो गया मांस खाने वाला, निरामिस हो गया मांस नहीं खाने वाला। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 हमारा कहता है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। फिर से यहाँ पे ऐसे ही युग्म आया है, आपको बताना है। कह रहा है कि आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष और आमिष सामिष। अब देखो, इसमें फिर से आपको पहचान हो गई कि फिर दोबारा से विकल्प यहाँ पे आमिष और सामिष दे दिया है। तो इसका मतलब गलती इसी में ही आ गई। आयात का विलोम निर्यात। ठीक है, आयात माने किसी चीज को खरीदना, और निर्यात मतलब उसको बेचना। ठीक है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, और परोक्ष का मतलब आंखों के परे। ठीक है, दोनों का विलोम हो गया। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सही आया है। ठीक, आगे आ गया दृश्य और अदृश्य, मतलब दिखाई देना और नहीं दिखाई देना। ठीक, यहाँ हो गया आमिष का सामिष, मतलब दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। अभी आपने देखा कि निरामिष इनका हो जाएगा विलोम। ठीक, चलो आगे, आंसर हमारा आ गया घ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। मसृण का विलोम आपको बताना है। मसृण शब्द का अर्थ होता है मुलायम। ठीक है, क्या होता है? मुलायम।
अब यहाँ पर दिया हुआ है शब्द आपका क्षिप्र दिया है, शब्द दिया है रूक्ष दिया है, शब्द दिया है दृढ़ दिया है, शब्द दिया है क्षणिक दिया है। तो रूक्ष का मतलब होता है खुरदरा, या फिर कहें जो मतलब ऐसा कहना खुरदरा सा या रफ टफ जिसे बोलते हैं। तो जो एक तरफ हो गया मुलायम और एक हो गया खुरदरा, तो इसका विलोम तो यही हो जाएगा रूक्ष। ठीक है। अब क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भर का हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो क्षण भर का हो, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो हमेशा रहने वाला है, मतलब कि शाश्वत। तो क्षणिक का विलोम शाश्वत हो जाता है। ठीक है। दृढ़ का मतलब होता है जो अपने पर अडिग होने वाला, जो किसी चीज पर अडिग रह गया। ठीक है। और क्षिप्र का अर्थ होता है, क्षिप्र का अर्थ मैं बता रही हूँ यहाँ पे, क्षिप्र का अर्थ होता है तेज होना। जैसे कोई चीज तेज तर्रार होती है ना, तो तेज तर्रार। अब अगर इसका विलोम कोई आपसे पूछेगा तो इसका विलोम हो जाएगा मंथर। ठीक है। मंथर मतलब जो तेज ना हो, तीखा ना हो, तीव्र ना हो, या धीमी गति से काम करने वाला, उसे मंथर बोलते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा क्षिप्र का विलोम। मसरण का विलोम हो गया हमारा रूक्ष, क्षणिक का विलोम हो गया हमारा शाश्वत। ठीक है। इस तरह से आपको पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 15। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। शब्द दिया है हमारा महान। ठीक है। अब ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर वीर, ऑप्शन दिया है तुच्छ, ऑप्शन दिया है धीर, ऑप्शन दिया है सज्जन। तो महान का मतलब क्या होता है, महान का मतलब होता है जो बड़ा ही कहते हैं विद्वान व्यक्ति हो, या जिसने कुछ अच्छा काम किया हो, उसे महान आदमी कहते हैं। तो अब इसका विलोम भाई वीर नहीं हो, वीर भी महान ही होता है एक तरह से। ठीक है। वीर धीर जो है एक जो कुछ अच्छा काम करता हो उनके लिए प्रयोग होता है। सज्जन का अर्थ भी होता है बहुत अच्छा व्यक्ति। तो तुच्छ का मतलब होता है जिसने कुछ ना किया होगा, तो इसका विलोम जो है वो तुच्छ आ जाएगा। महान का विलोम तुच्छ। ठीक है। नंबर 16, नंबर 16 में फिर वही शब्द दिया है महान, लेकिन इस बार उसका ऑप्शन फिर से चेंज कर दिया है। तो आपसे परीक्षक ऐसा भी करता है कि शब्द तो वही दे देगा, लेकिन जो उसके ऑप्शन है उन्हें चेंज कर देगा। तो यहाँ पे दिया है मरण, चेतन, क्षुद्र या मूढ़। तो मरण का मतलब होता है मरना, जो कभी ना कभी मरेगा। ठीक है। और चेतन का मतलब हो गया जिसमें चेतना हो। ठीक है। ऐसा जीव कह सकते हैं हम। और मूढ़ का मतलब जैसे जड़ से आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब है छोटा, तीखा, तुच्छ। तो यही इसका विलोम हो गया इसमें। क्षुद्र का मतलब वही हो गया ना, जैसे कहते हैं ना क्षुद्र मतलब ये तो तुच्छ सा है, क्षुद्र सी चीजों पर छोटी। ठीक है। कमतर जिसे हम कह सकते हैं। तो महान एक तो बड़े बहुत बड़ी चीज, और फिर कमतर बहुत छोटा, तो इसका विलोम क्षुद्र हो जाएगा। आगे आता है नंबर 17। 17 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से मुर्दीन मुर्दनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। शब्द दिया है मुर्दनी। ठीक है। अब ये मुर्दनी किस तरह से बना हुआ है, आप इसे कहते हैं मुर्दा। मुर्दा का मतलब क्या होता है, मरा हुआ होता है ना, उस तरह से वही है। मुर्दनी मतलब मुर्दा की भांति, मरे हुए की भांति। अब इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा जिसके अंदर जीवन हो, जीवितता। ठीक है। ऐसे तो देखेंगे ऑप्शन क्या कहता है, तात्कालिक, विषाद, स्थायी या जीवंता। तो जीवंतता दे रखा है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा जब हमें अर्थ पता चल गया। याद रखो विलोम शब्दों के लिए शब्दों का अर्थ बहुत मायने रखता है। अगर आपको शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से पता है तो आप उसका उत्तर पहचान लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसका उत्तर आ गया यहाँ पर जीवंतता, यानी जिसके अंदर जीवन हो। और मुर्दनी मतलब जिसके अंदर जो मर गया हो, मुर्दे के जैसा हो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है मित व्यय का विलोम आपको बताना है। अपव्यय होगा, अल्पव्यय होगा, कृपण होगा, बहुव्यय होगा। देखो, बहुव्यय मतलब बहुत अधिक खर्च करने वाला एक तरह से, अल्पव्यय का मतलब थोड़ा खर्च करने वाला। यहाँ पर कृपण का अर्थ हो गया कंजूस, जो बिल्कुल ही खर्च ना करने वाला है। अपव्यय का मतलब होता है जो अनावश्यक रूप से खर्च करने वाला है। ठीक है। तो मितव्यय का मतलब होता है जो कम खर्च करता है या जो आवश्यक रूप से खर्च करता है। और यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो अनावश्यक रूप से खर्च करता है, यानी अपव्ययी है, बेकार जरूरत की चीज भी हो चाहे ना हो फिर भी खर्च कर रहा है उस पर। तो इसका जो विलोम है वो किस पे आ जाएगा,
अपव्यय आ जाएगा। मितव्यय का विलोम क्या हो जाएगा? अपव्यय हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न संख्या 19, मूक। मूक का विलोम क्या होगा? तो मूक का मतलब होता है चुप रहना या चुप रहने वाला, ठीक है, चुप। अब इसका विलोम क्या होगा? मतलब बहुत अधिक बोलने वाला या बोलने वाला कहेंगे। तो यहाँ पे दिया है अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। आगे दिया है वाचाल। वाचाल का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। मसदूभाषी, ये वर्तनी गलत है तो ये तो ऐसे ही कट गया। कटुभाषी, कड़वा बोलने वाला, तो ये भी कट गया। अल्पभाषी, इसका पर्यायवाची हो गया तो कट गया। ऑप्शन मिल गया आपको यहाँ पर। ख का ऑप्शन क्या होगा? वाचाल होगा। मतलब मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल होगा। वाचाल का मतलब है बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है, या अनावश्यक बोलने वाला, ये कह देना, ये ज़्यादा सही आता है। अनावश्यक रूप से बोलने वाला उसको वाचाल कहते हैं, कि बहुत वाचाल हो, ठीक है। अब आता है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहा है एक शुद्ध है और एक शुद्ध नहीं है, सॉरी 3 शुद्ध हैं और एक शुद्ध नहीं है। तो आयात का विलोम निर्यात, आयात का विलोम निर्यात हो गया, ठीक है। पाप पुण्य, पाप का विलोम पुण्य हो गया, ठीक है। बद्ध प्लस मुक्त, बद्ध मतलब बंधा हुआ और मुक्त मतलब खुला हुआ, तो बद्ध और मुक्त दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। अब दिया है नूतन और सनातन। नूतन का मतलब होता है नया और सनातन का मतलब होता है जो जिसके आदि और अंत का पता ना हो, तो ये अलग हो गया। नूतन का मतलब नया नवेला, इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? प्राचीन यानी पुराना। तो ये यही गलती है, यानी इसी में गलती है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? घ हो गया हमारा, यही इसका विलोम हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया। इसी तरह से हम अभ्यास करते रहेंगे अपनी पुस्तक का, जो हमारी अभ्यास पुस्तक है। और हमने किस पुस्तक से किया है ये आपको मैंने बता ही दिया, कि हम बात कर रहे हैं अपनी अभ्यास पुस्तक की। जो हमारी ये अभ्यास पुस्तक है इससे हम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेट था वो हमारा सेट किसका था? विलोम शब्द का अभ्यास सेट 1 आज हमने किया था। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।